इतिहास सिर्फ किरदारों की कहानी नहीं, बल्कि उन ताकतों की दास्तां है जो उन किरदारों को अपनी मर्जी से नचाती है। ये ताकतें हैं अर्थशास्त्र, भूगोल और सियासत। पिछली बार हमने एक कंपनी के जन्म को देखा जो दुनिया की पहली बहुराष्ट्रीय निगम थी। आज हम उसके पहले नुमाइंदे को इस दौर के वैश्विक मंच पर उतरते देखेंगे। एक ऐसा मंच जहां दुनिया की सबसे बड़ी जमीनी ताकत मुगल सल्तनत और यूरोप की उभरती समुद्री ताकतों के बीच इतिहास की सबसे बड़ी शह और मात का खेल शुरू होने वाला है। अनसुनी में आपका स्वागत है। अगस्त 1608 सूरत। ये सिर्फ एक बंदरगाह नहीं था, ये मुगल सल्तनत की पश्चिमी आंख थी जहां से वो दुनिया को देखती थी। ये वो आर्थिक धमनी थी जहां से हिंदुस्तान का बेहतरीन कपड़ा, नील और मसाले लाल सागर और फारस की खाड़ी के रास्ते पूरी दुनिया में फैलते थे। भौगोलिक रूप से ये हिंदुस्तान का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, लेकिन इस धमनी पर एक बाहरी ताकत का कब्जा था, पुर्तगाली साम्राज्य, जिसे वो एस्तादो दा इंडिया कहते थे। उनकी नौसेना की ताकत इतनी थी कि कोई भी जहाज, यहां तक कि मुगलों के जहाज भी उनकी मर्जी के बिना समंदर में नहीं उतर सकते थे। उन्हें पुर्तगालियों से परमिट खरीदना पड़ता था, जिसे वो कार्टाज कहते थे। ये एक तरह का समुद्री हफ्ता वसूली का निजाम था। इसी नाजुक और तनावपूर्ण माहौल में हेक्टर जहाज से कैप्टन विलियम हॉकिंस उतरा। वो एक ऐसे आर्थिक और राजनीतिक चक्रव्यूह में दाखिल हो रहा था जिससे निकलना लगभग नामुमकिन था। आगरा तक का सफर सिर्फ मीलों का फासला नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक छलांग थी। हॉकिंस एक ऐसे देश से आया था जहां की आबादी मुश्किल से 40 लाख थी, और वो एक ऐसी सल्तनत के दिल की तरफ बढ़ रहा था जिसकी आबादी 15 करोड़ से ज्यादा थी और जो दुनिया के कुल जीडीपी का लगभग 25% पैदा करती थी। वो एक हाईली एडमिनिस्ट्रेटेड सल्तनत से गुजर रहा था, जहां हर सूबे का एक गवर्नर था, हर शहर का एक कोतवाल। ये कोई जंगली या पिछड़ा हुआ इलाका नहीं था जैसा यूरोप के लोग सोचते थे। ये दुनिया की सबसे संगठित और अमीर सल्तनतों में से एक थी, और उस सल्तनत का दिल था आगरा, और आगरा का दिल शहंशाह नूर उद्दीन मोहम्मद जहांगीर। जब हॉकिंस को दीवाने आम में पेश किया गया तो उसने सिर्फ दौलत नहीं देखी, उसने ताकत की संरचना देखी। उसने शहंशाह को देखा जो उस संरचना के शिखर पर था। उसने उन अमीर और वजीरों को देखा जो मनसबदारी प्रथा के धागों से शहंशाह से बंधे हुए थे। ये एक अनोखा राजनीतिक सैनिक निजाम था जहां हर अमीर को एक ओहदा या मनसब दिया जाता था, और इस ओहदे के बदले उसे शहंशाह के लिए एक तय संख्या में घुड़सवार और फौज रखनी पड़ती थी। ये वफादारी और दायित्व का एक जटिल जाल था जिसने सल्तनत को एक साथ बांध रखा था। हॉकिंस जानता था कि इस जाल में उसकी कोई जगह नहीं है, और तब उसने अपनी चाल चली। उसने शहंशाह से तुर्की जुबान में बात की। ये सिर्फ एक भाषाई करतब नहीं था, ये एक गहरा सांस्कृतिक और राजनीतिक संदेश था। तुर्की मुगलों की तैमूरी विरासत की जुबान थी। इस जुबान को बोलकर हॉकिंस ने दरबार के ईरानी और हिंदुस्तानी अमीरों को दरकिनार कर शहंशाह के साथ एक सीधा, ज्यादा व्यक्तिगत और ज्यादा सम्मानजनक रिश्ता कायम कर लिया था। जहांगीर एक आम बादशाह नहीं था,
वो एक पुनर्जागरण काल के शहजादे की तरह था। उसकी दिलचस्पी सिर्फ सियासत में नहीं बल्कि कला, विज्ञान और प्रकृति में भी थी। वो यूरोपीय पेंटिंग्स जमा करता था। उसने अपनी जीवनी तुजुके जहांगीरी में साइबेरियाई सारस से लेकर जिब्रा तक का वैज्ञानिक विवरण लिखा था। हॉकिंस उसके लिए सिर्फ एक सौदागर नहीं बल्कि एक चलता फिरता अजूबा था, एक ऐसी दुनिया की खिड़की जो उसके लिए नई और दिलचस्प थी। शहंशाह ने हॉकिंस को 400 का मनसब दिया। ये एक दोस्ती का इशारा नहीं था, ये सल्तनत का तरीका था। वो हॉकिंस को खरीद कर उसे इसी मनसबदारी निजाम का एक छोटा सा हिस्सा बनाकर उसे अपने वश में करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सल्तनत की सियासत सिर्फ आगरा के दरबार में तय नहीं होती थी। उसकी एक दूसरी राजधानी भी थी, समंदर, और उस समंदर का बादशाह पुर्तगाली थे। उन्होंने अपने सबसे खतरनाक हथियार का इस्तेमाल किया, भू राजनीति, जियो पॉलिटिक्स। उन्होंने धमकी दी कि अगर अंग्रेजों को इजाजत मिली तो वो हज यात्रियों के समुद्री रास्ते को बंद कर देंगे। ये सिर्फ एक आर्थिक नाकाबंदी नहीं थी, ये शहंशाह की इज्जत पर हमला था, जो खुद को खलीफा ना होते हुए भी हिंदुस्तान के मुसलमानों का सबसे बड़ा रखवाला मानता था। जहांगीर अपने सबसे वफादार सिपाहियों से लड़ सकता था, पर वो अपनी सल्तनत की मजहबी बुनियाद को दांव पर नहीं लगा सकता था। शहंशाह की व्यक्तिगत दिलचस्पी साम्राज्य की भू राजनीतिक मजबूरियों के सामने हार गई। 1611 में जब हॉकिंस आगरा से निकला तो वो सिर्फ एक नाकाम मुलाजिम नहीं था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक बहुत जरूरी सबक था। सबक ये था कि मुगल सल्तनत एक अजगर की तरह है। उसका सिर आगरा में हो सकता है, पर उसकी ताकत पूरे जिस्म में फैली है। सिर्फ शहंशाह को रिझाने से बात नहीं बनेगी। कंपनी को अपनी कीमत और अपनी ताकत समंदर में साबित करनी होगी। उन्हें पुर्तगालियों के काटाज के निज़ाम को चुनौती देनी होगी और मुगलों को ये दिखाना होगा कि अंग्रेज उनसे बेहतर दोस्त या ज़्यादा खतरनाक दुश्मन साबित हो सकते हैं। हॉकिंस का दांव नाकाम हो गया था, पर उसने अपनी कंपनी के लिए खेल का मैदान तैयार कर दिया था। अब बारी थी एक नए, ज्यादा शातिर खिलाड़ी की। अगली बार हम मिलेंगे सर थॉमस रॉ से, एक ऐसा राजदूत जो जानता था कि हिंदुस्तान में सियासत इत्र की तरह नहीं बल्कि तलवार की धार की तरह चलती है, और वो अपने साथ एक नई रणनीति लेकर आया था, गन बोट डिप्लोमेसी। हर कहानी को एक गवाह चाहिए और हर सच को एक आवाज। अगर हमारी ये कोशिश आपको पसंद आई, अगर आपको लगता है कि इतिहास की इन भूली हुई परतों को और भी गहरा खोदना जरूरी है, तो इस सफर का हिस्सा बनिए। अनकही अनसुनी को सब्सक्राइब करें ताकि हम साथ मिलकर इन खामोश दास्तानों को आवाज दे सके। इसे उन दोस्तों और परिवारजनों के साथ साझा करें जो सिर्फ तारीखें नहीं बल्कि इतिहास की रूह को समझना चाहते हैं।